अच्छा बेटा, इलेक्ट्रिसिटी बेसिक्स हम देख रहे थे। येस्टरडे वी लुक्ड अपॉन electric current and basics of electric current. Okay, so yesterday we looked upon the value of current, that is charge over time or NQ over time. This was the main thing that we discussed yesterday, and we looked upon conventional and electric currents as well. ठीक है? And we looked upon use of ammeter as well. एमीटर को कैसे लगाते हैं? सीरीज में लगाते हैं, ठीक है? और इसको हम कहीं भी लगा सकते हैं, सीरीज वालेकुम सलाम प्लस एनीवेयर इन सर्किट। इसके लिए कोई पोजीशन की हमें ज़रूरत नहीं होती कि हम कहाँ लगाएं, बैटरी के पॉजिटिव की साइड पे, नेगेटिव की साइड पे, रेजिस्टर के आसपास, जहाँ मर्जी लगा दें। वी कैन मेजर द करंट। वाई? बिकॉज इन वन सर्किट द अमाउंट ऑफ करंट ऑलवेज रिमेन्स द सेम। अच्छा, ये चीज़ें हमने लास्ट डे हमने डिस्कस की थी। नाउ लेट्स लुक अपॉन द नेक्स्ट टॉपिक which is EMF. EMF. अच्छा, EMF stand for electromotive force, and technically speaking electromotive force means that this is the force which is required to move the charges inside a circuit. मतलब ये इसके basic meaning है, अभी हम इसको define नहीं कर रहे। So we say that electromotive force drives the charges inside an electrical circuit. अच्छा, इसके बगैर जो हैं वो चार्जेस मूव नहीं कर सकते। ये ऐसे है जैसे आप पूरा सर्किट बना लें और आप बैटरी ना लगाएं, राइट, उसको कनेक्ट ना करें, या लेट्स से टेलीविज़न है या कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, आप सब सेटअप कर लें लेकिन आप उसका प्लग ना लगाएं या प्लग को ऑन ना करें, तो क्या होगा कि उससे वो यूज़लेस होगा, क्योंकि आप उसको इलेक्ट्रिकल पावर ही नहीं दे रहे, तो वो तो यूज़ ही नहीं हो रहा। तो सेम थिंग इज़ ओवर देयर कि जो बैटरी है, बैटरी या EMF है या वोल्टेज हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये होंगे तो फिर सर्किट में करंट होगा, अगर ये नहीं है तो फिर सर्किट में करंट नहीं हो सकता। ओके, व्हाट इज़ इट्स एग्जाम डेफिनेशन? So there are two definitions for it. पहले हम first definition लिखते हैं। Definition 1 is work done per unit charge to move it around complete circuit is known as EMF of voltage source. This is the first definition, and the main part of it is work done per unit charge. So this is the main part, to move it around complete circuit. So these two things are actually the key things in it. Work done per unit charge, एक यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में मूव कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे EMF कहते हैं। इफ वी लुक्ड अपॉन इट्स इक्वेशन, सो इक्वेशन इज EMF इक्वल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और या फिर अगर हम इसको सिंबल्स में लिखें तो सिंबल्स में ये हो जाएगा E इज इक्वल टू W ओवर Q, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और बेटा वर्क डन और एनर्जी का मीनिंग सेम होता है, वर्क और एनर्जी दोनों सेम चीज़ें होती हैं। तो एट टाइम्स इट कैन ऑल्सो हैपन कि ये EMF इज एनर्जी ओवर चार्ज लिखा हो, दिस विल बी द सेम एज वेल। वाई? बिकॉज बोथ वर्क एंड एनर्जी आर एक्चुअली द सेम थिंग्स। अच्छा, अब यहीं से अगर हम इसकी यूनिट का देख लें, इक्वेशन देख ली तो आप इसकी यूनिट भी देख लेते हैं।
तो यूनिट देखो, वर्क डन की यूनिट क्या होती है? वर्क की यूनिट जूल्स और जाउल्स, और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कोलम। तो इसका मतलब है कि ये जूल पर कोलम है। अब जूल पर कोलम, दोनों साइंटिस्ट हैं, जूल भी साइंटिस्ट है, कोलम भी साइंटिस्ट है, तो इन दोनों को एक सिंगल लेटर से हम लिख सकते हैं जो कि वोल्ट होता है, वोल्ट। ठीक है, तो वी से कि इसकी जो यूनिट है वो वोल्ट है, वोल्ट। सो वोल्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ ईएमएफ एंड वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कोलम। अब हम यहीं पे साथ ही डिफाइन वोल्ट भी कर लेते हैं, डिफाइन वोल्ट यूनिट ऑफ ईएमएफ। इसको आप साथ ही डिफाइन कर लो वोल्ट को, जिस तरह यूजुअली वी ऑलवेज डिफाइन यूनिट्स। ठीक है, अब वर्क की यूनिट जूल है, तो उसको हम कैसे करते हैं कि 1 जूल इज द वर्क डन व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट 1 मीटर इन इट्स डायरेक्शन। इसी तरह कल हमने प्रीवियस क्लास में हमने एम्पेयर को भी डिफाइन किया था कि 1 एम्पेयर इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट व्हेन देयर इज अ चार्ज ऑफ 1 कूलम पर सेकेंड passing through the same circuit. तो 1 coulomb per second is 1 ampere. In the same way we have to define volt. तो what do you say? volt के लिए ज़्यादा इसी definition को हम यूज़ करेंगे, लेकिन साथ हम units ले आएंगे, values ले आएंगे। तो आप इसको यूज़ करके volt की definition बना सकते हो। वर्क की जगह क्या लिखना है? उसकी यूनिट 1 जूल, और चार्ज यूनिट चार्ज की जगह क्या लिखना है? उसकी यूनिट 1 कूलम, राइट। और फिर ईएमएफ कितनी होएगी? 1 वोल्ट। तो कैन यू रीफ्रेज इट? ट्राई टू रीफ्रेज इट, मतलब रीफ्रेज करो, इसी यूनिट को रीफ्रेज करो बाय जस्ट रिप्लेसिंग वर्क एंड दिस चार्ज एंड दिस ईएमएफ। इनकी जगह 1 वोल्ट, 1 कूलम, 1 वोल्ट लिखो और देखो क्या डेफिनेशन बनती है। खुद लिखने की कोशिश करो। लिखो लिखो बेटा, फिर मैं देखता हूँ। ओके बेटा, डन। लिख लिया आपने डेफिनेशन? लेट मी राइट और आप देख लो इसको फिर। 1 volt is EMF when 1 joule of work is done to move 1 coulomb of positive charge to move through complete circuit। थोड़ी बहुत वर्डिंग आगे पीछे हो सकती है, इट्स फाइन, लेकिन मेन थीम शुड बी देयर। लाइक 1 वोल्ट इज ईएमएफ, हम पहले बता रहे हैं कि भाई 1 वोल्ट वो ईएमएफ होती है when 1 joule of work is done to move 1 coulomb of positive charge। अच्छा एक सेकेंड, थोड़ा सा मेरे ख्याल है मैंने मूव 2 दफ़ा लिख दिया है ना। 1 volt is EMF, 1 joule of work is done to move 1 coulomb of positive charge through complete circuit। ये ठीक है, वो मूव 2 दफ़ा आ गया था बीच में।
देखो एक सिंपल सी बात है, 1 कूलम चार्ज है, अगर आपने उसको पूरे सर्किट में मूव कराना है तो एनर्जी तो चाहिए होएगी ना, एनर्जी के बगैर तो वो नहीं मूव कर सकता। तो एक स्टैंडर्ड है कि 1 कूलम चार्ज पे बैटरी जितनी एनर्जी इन्वेस्ट करती है उसको पॉजिटिव से वापस नेगेटिव तक लाने के लिए, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं, राइट। ओके, सो these are the two definitions. If you look upon them, so both definitions look similar in a way. This is in terms of work done, that is in terms of energy conversion. तो बात तो एक ही है, एनर्जी कन्वर्ट होगी तो वर्क होगा। कॉमन क्या है, इसमें भी यूनिट चार्ज है, उसमें भी यूनिट चार्ज है। अच्छा, मैंने यहाँ पॉजिटिव मिस किया, डिलिबरेटली मिस किया कि आप सम टाइम पॉजिटिव लिख भी सकते हो, ना भी लिखो तो इट्स फाइन, लेकिन वैसे पॉजिटिव हम यूज़ करते हैं, नॉर्मली यूज़ करते हैं कि हम सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को स्टडी कर रहे होते हैं, नेगेटिव को हमने नहीं करना है। यहाँ पे हम कन्वेंशनल करंट पढ़ रहे होते हैं, दैट्स व्हाई वी यूज़ पॉजिटिव वर्ड ओवर देयर, ठीक है। सो यू मे यूज़ यूनिट पॉजिटिव ओवर हियर एज वेल, ना भी यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब देखो अगर हम इसकी भी इक्वेशन बनाएं तो इक्वेशन तो सेम ही होएगी, ईएमएफ इज एनर्जी ओवर चार्ज, बल्कि मैंने लिख भी दी थी यहाँ पे ये, तो ईएमएफ इज एनर्जी ओवर चार्ज, और वही यूनिट भी वोल्ट ही है, सेम है। द ओनली थिंग इज कि द वे वी आर डिफाइनिंग इट दैट इज लिटिल बिट डिफरेंट, दैट इज द शॉर्टर डेफिनेशन, शॉर्टर वन, वर्क डन पर यूनिट चार्ज to move it across the complete circuit, बात खत्म। This is a bit elaborated, more elaborated कि it is the amount of energy converted from non-electrical। non-electrical किस में होती है, वोल्टेज सोर्स में, सेल में, बैटरी में, हमेशा केमिकल होती है जो non-electrical है। और फिर जब उसके अंदर से चार्ज गुजरता है तो non-electrical किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल में। ऐसे ही है ना, देखो अगर मिसाल के तौर पे यहाँ मैं एक बैटरी लगा देता हूँ, यहाँ एमीटर है और यहाँ पे मैं एक रेजिस्टर लगाता हूँ, तो अब देखो इसका फ्लो क्या बनेगा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 2 सेल्स आर देयर। ये भी अभी आगे चल के हमने पढ़ना है कि सेल सीरीज पैरेलल में कैसे लगाते हैं। सो ये इसको हम कहेंगे बैटरी, ये बैटरी है। जब इसमें एटलीस्ट 2 सेल आ जाएं या 2 से ज़्यादा हों तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ बैटरी। और अगर सिर्फ एक सेल हो तो हम उसको, ये अगर सिंपल ये चीज़ हो तो इसको हम सेल कहते हैं, ये सिंपल सेल है, तो एक से ज़्यादा बैटरी। ओके, अब ये बैटरी क्या करेगी, इसके अंदर से जब चार्जेस गुजरेंगे, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो भी है पॉजिटिव चार्ज हैं, जब ये यहाँ पे बैटरी की तरफ आएंगे तो बैटरी के अंदर से जब पास कर रहे होंगे तो अभी ये हॉलो हैं, लेकिन जब यहाँ से निकले हैं तो देखो ये फुल है, फुल ऑफ एनर्जी है। क्यों? क्योंकि बैटरी ने अपनी केमिकल एनर्जी उनको दे दी है। अब ये एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी यहाँ से आएंगे और जब इसके अंदर से गुजर रहे होंगे तो रेजिस्टर वुड नॉट अलाउ द चार्जेस टू मूव थ्रू देम इजीली, ठीक है। अब होगा ये कि बैटरी का जो नेगेटिव है वो उन पॉजिटिव चार्जेस को खींच रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, और ये बैटरी का जो नेगेटिव है ये इनको खींच रहा है अपनी तरफ के, मेरी तरफ आओ, ठीक है। अब ये खींच रहा है इनको, पॉजिटिव यहाँ से आ रहे हैं लेकिन रेजिस्टर रोक रहा है, वो कह रहा है भाई मेरी तो इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तुम इतने आराम से नहीं जा सकते। लेकिन नेगेटिव टर्मिनल कीप्स ऑन पुलिंग द पॉजिटिव चार्जेस, उसकी वजह से दे कीप मूविंग, but in the way when they are passing through resistor, they are colliding with the resistor atoms and they are dissipating their energy in the form of heat energy, जिसकी वजह से resistor heat up हो जाते हैं। तो जब यहाँ पे अभी ये आया है चार्ज, तो let's say it is full of energy, we are imagining कि ये वायर जो है इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, आइडियल वायर है। जब यहाँ से गुजर रहा है तो it is dissipating all its energy in the form of heat energy, और जब यहाँ से ये निकले तो आइडियली स्पीकिंग दे लॉस ऑल देयर एनर्जी। आइडियली स्पीकिंग, वैसे थोड़ी बहुत बच जाती है उनमें, लेकिन आइडियली स्पीकिंग दे लूज ऑल देयर एनर्जी। तो यहाँ एनर्जी है, यहाँ नहीं है। अब ये यहाँ से क्या होगा, आगे कैसे जाएंगे भाई? हम कहेंगे अच्छा फिर आगे कैसे जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये उनको खींच रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स है, इस वजह से दे जस्ट कीप मूविंग। यहाँ से एम्प्टी होके, एम्प्टी हैं, फिर अंदर जाएंगे, वो फिर फिल करेगा, फिर आ जाएंगे, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा until the battery runs out। बैटरी की अपनी केमिकल एनर्जी जब ख़त्म हो जाएगी तो अब वो इन चार्जेस को मूव नहीं करा सकेगी, और अब करंट नहीं होगा, एमीटर भी ज़ीरो होएगा और हीट भी ये नहीं प्रोड्यूस करेगा। तो ये थोड़ी सी इसकी लॉजिक है ईएमएफ की। तो ईएमएफ में क्या होता है, बैटरी के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? बैटरी में होती है केमिकल, तो ये केमिकल एनर्जी होती है।
जब चार्जेस यहाँ पे आते हैं तो चार्जेस के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? इलेक्ट्रिकल, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन अमाउंट ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म, क्योंकि जो ही चार्जेस बाहर निकलते हैं उनके पास इलेक्ट्रिकल आ जाती है। जब यहाँ से आएंगे तो ये कौन सी एनर्जी होती है? ये थर्मल एनर्जी होती है। तो रेजिस्टर क्या करता है? उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिर नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और थर्मल क्या होती है? नॉन इलेक्ट्रिकल होती है। वो लेवल स्टफ है सारा ये, ठीक है। तो दैट्स हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ EMF इज अप्लाइड ओवर देयर, राइट। अभी इसके हम खैर न्यूमेरिकल भी करेंगे। अच्छा, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग विच इज पोटेंशियल डिफरेंस। ये लिख लिया सबने? ओके, तो अब हमने देखना है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कहाँ बताया है? ये इस जगह, ये रेजिस्टर के क्रॉस, के बिफोर एंटरिंग इन द रेजिस्टर दे आर वेरी हाई एनर्जी एंड जस्ट आफ्टर लीविंग द रेजिस्टर देयर एनर्जी ड्रॉप्स टू अ मिनिमम वैल्यू। तो इसमें अब फिर पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग क्या है? लेट्स लुक अपॉन दैम। यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ड्रॉप। तो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, या बेटा इसको वोल्टेज भी कहते हैं, या इसको वोल्टेज ड्रॉप भी कहते हैं। सेम वर्ड्स, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, वोल्टेज ड्रॉप, सेम मीनिंग होते हैं इसके। अच्छा, अब ये क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? रेफरिंग बैक टू दैट डायग्राम अगेन, देखो बेटा, अगर EMF है, फॉर एग्जांपल इस बैटरी की EMF है 9 वोल्ट। क्या है? 9 वोल्ट। तो 9 वोल्ट का मीनिंग क्या है? 9 वोल्ट का क्या मतलब है? EMF इज 9 वोल्ट। EMF का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है मामून, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो EMF कितनी है? 9। तो आप इसकी जगह क्या लिखोगे? 9 वोल्ट। तो ये 9 कैसे बनेगा? जब वर्क होगा 9 जूल का और चार्ज होगा 1 कूलम, ऐसे ही है ना। तो 9 वोल्ट का मतलब है कि दिस बैटरी इज गोइंग टू डू अ वर्क ऑफ 9 जूल टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू द होल सर्किट, ठीक है। अगर ये बैटरी मैं 9 की बजाय इसको कर दूं 12 वोल्ट, तो इसका मीनिंग क्या है? 12 वोल्ट के मीनिंग क्या है? EMF इज 12 वोल्ट, तो इसका क्या मीनिंग है? क्यों इब्राहिम बताओ, 12 वोल्ट का क्या मतलब है? मैंने कुछ सेकंड पहले बताया है। हाँ जी मूसा बताओ। 9 नहीं 12, अभी 12 है। तो इसका क्या मतलब है कि ये बैटरी 1 कूलम चार्ज को सर्किट में मूव कराने के लिए कितना वर्क कर रही है? 12 जूल। सो 12 वोल्ट ऑफ EMF मीन्स दैट दिस 1 कूलम ऑफ चार्ज requires 12 joule of work to move through complete circuit, right? Question लिखो सब लोग लिखो बेटा। EMF of battery is 3 volt. Question is EMF of battery is 3 volt. What is meant by this statement? Explain in terms of electrical circuit. Explain in terms of electrical circuit. So EMF of battery is 3 volt. Explain what is meant by this statement. Explain in terms of electrical circuit. अब जो आपको समझ आया लिखो। 3 वोल्ट EMF है, क्या मतलब है इसका? सर्किट के हिसाब से आपने बताना है। हाँ, EMF of a battery is 3 volt. What is meant by this statement? कि 3 वोल्ट EMF है, भाई इसका मतलब क्या है? समझाओ। What is meant by this statement? Explain in terms of electrical circuit. मतलब थोड़ा सा आपको फैसिलिटेट कर रहा है, कह रहे यार इलेक्ट्रिकल सर्किट के हिसाब से बताओ कि 3 वोल्ट EMF का क्या मतलब है। तो जो अभी मैं 2 दफ़ा बता चुका हूँ वही मतलब है, वही लिखना है आपने। पहले मैंने आपको 9 वोल्ट का बताया है, फिर मैंने आपको 12 वोल्ट का बताया, अब 3 के लिए मैंने आपको कहा है कि आप लिखो।
ट्राई करो, शाबाश। नहीं हो रहा तो लेफ्ट राइट से देख लो बेशक। ओके बेटा, लिख लिया। ओके बेटा, सो यू मस्ट हैव रिटन 3 वोल्ट का के 3 वोल्ट ऑफ EMF मीन्स दैट 3 जूल ऑफ वर्क is required to move 1 coulomb of positive charge through complete circuit. किसी ने इससे डिफरेंट लिखा है? हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। लिखो, बताओ। बिल्कुल ठीक है। 3 volt of EMF means that when 1 coulomb of positive charge passes through the cell or voltage source, then 3 joule of energy is converted from non-electrical to electrical form. ठीक है, समझ आ गई? किसी को कोई confusion है इसमें still? नहीं? ओके। इसके बाद फिर यहाँ आ जाएं पोटेंशियल डिफरेंस पे, जिसको वोल्टेज या वोल्टेज ड्रॉप भी कहते हैं। इसकी मैंने 2 डेफिनेशंस लिखी हैं। फर्स्ट वन, वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। दिस इज वेयर इट इज स्लाइटली डिफरेंट, बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। रेस्ट ऑफ द डेफिनेशन इज एग्जैक्टली द सेम एज EMF। तो डिफरेंस क्या है? बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। उसमें था थ्रू कंप्लीट सर्किट, इसमें है बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। In electrical circuit is known as potential difference between those 2 points. Second, amount of electrical energy converted into non-electrical energy when unit positive charge passes through load or resistor, or you can say between 2 points. ये भी कह सकते हो, मतलब जो मैंने ऊपर between 2 points लिखा है, नीचे भी आप between 2 points लिख सकते हो। लेकिन थ्रू वो बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होगा? रेजिस्टर लगा होगा या कोई लोड होगा। लोड का मतलब है वो चीज़ जो करंट को यूज़ करती है। जिस तरह इस रूम में लोड क्या क्या है? इस रूम में ये जो लाइट्स हैं ये लोड है, जो AC लगे हुए हैं वो लोड है, ठीक है, प्रोजेक्टर जो है वो लोड है, तो कैमरा जो लगा हुआ है वो लोड है। मतलब एनीथिंग दैट यूजेस एनर्जी ऑफ करंट उसको हम लोड कहते हैं, ठीक है। और वो क्या होता है? वो रेजिस्टर होता है, राइट। तो सिंपल रेजिस्टर के लिए लोड का वर्ड भी यूज होगा। ओके, अबाउट द फॉर्मूला इट्स द सेम एज EMF. So potential difference is work done per unit charge या energy over charge. It's the same thing and it's having the same unit as well.
ओके बेटा, ये लिख लेना यहाँ तक जल्दी से, फिर एक डायग्राम के थ्रू हम इसको दोबारा देखते हैं ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस को। पिक्चर्स क्यों बना रहे हो, नज़र नहीं आ रहा? आपकी नोटबुक किधर है? नोटबुक की बूथ में। हाँ, नोटबुक की बूथ। शाबाश बेटा। बैग नहीं लेके आए साथ? बैग लेके आया हूं सर। नोटबुक नहीं है? ये सर। वाह यार, अच्छी बात है। ओके जी, सो देखो, यही जो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस कॉन्सेप्ट है ना, इसको इस डायग्राम के थ्रू दोबारा समझते हैं। 3 वोल्ट है इसकी ईएमएफ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब इस सेल में से 1 कूलम चार्ज गुजरना है, तो 1 कूलम चार्ज अगर मैं लेट से इन 2 चार्जेस को रिप्रेजेंट करता हूं 1 कूलम, तो दे विल बी हैविंग 3 जूल ऑफ एनर्जी, 3 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम, राइट? बिकॉज दिस इज 1 कूलम चार्ज एंड दे हैव एनर्जी ऑफ 3 जूल। अभी 3 जूल उन्होंने उठाई हुई है एंड दे आर मूविंग अलोंग। अब ये यहाँ से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं और यहाँ पहुँचे तो बेटा इनके पास एनर्जी कितनी है? 3 जूल और 1 कूलम चार्ज है, दैट्स वाई। क्योंकि हम वोल्टेज की टर्म में बता रहे होते हैं, असल में मैं वोल्टेज लिख रहा हूँ 3 वोल्ट, लेकिन वोल्टेज क्या होता है? W/Q। W क्या है? 3 जूल, Q क्या है? 1 कूलम। दैट्स वाई आई एम राइटिंग 3 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम। इसका मतलब क्या है कि 1 कूलम चार्ज 3 जूल की एनर्जी लेके जा रहा है। 1 कूलम के पास कितनी एनर्जी है? 3। असल में स्टैंडर्ड 1 कूलम रखते हैं, ये नहीं रखते कि एक चार्ज के पास कितनी है। एक चार्ज तो बहुत छोटा होता है। कल परसों ही हमने डिराइव किया था कि वो 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? 6.25 × 10⁻18 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है? तो हम ये नहीं कह सकते कि एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसके पास कितनी एनर्जी हो, तो बहुत कम होगी। दैट्स वाई वी टॉक अबाउट 1 कूलम चार्ज। ओके, जब यहाँ पे आया और ये इसमें से जा रहा है, तो रेजिस्टर क्या करेगा? वो इसकी एनर्जी को यूज़ कर लेगा, या इसको आगे जाने के लिए अपनी एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे लेट से आप किसी दिन आते हो और आपके अंदर 3 जूल की एनर्जी, आप दरवाज़ा खोलते हो, आगे ये सारी जो चेयर्स हैं ये दरवाजे के आसपास यहाँ पड़ी हैं सारी, ठीक है? वैसे आप अपनी एनर्जी इतनी यूज़ नहीं करते, दरवाज़ा खोलते हो, आके इधर बैठ जाते हो। लेकिन उस दिन आप आए, यहाँ सारी चेयर्स यहाँ पड़ी हैं। अब आपको क्या करना है? आपको आगे जाना है तो आपको चेयर्स हटानी पड़ेंगी ना। तो अब आप चेयर्स हटाओगे, चेयर्स बहुत सारी हैं। जब सारी चेयर्स हटाना शुरू करोगे तो क्या होगा? आपकी अपनी बॉडी की एनर्जी वेस्ट होना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही है ना, क्योंकि आप अपनी एनर्जी बॉडी की यूज़ करोगे और चेयर्स को हटाओगे, क्योंकि वो रेजिस्टेंस है, वो आपको आगे जाने के लिए रेजिस्ट कर रही है कि आप आगे ना जाओ, लेकिन आपने वहाँ आगे पहुँचना है। तो आपको अपनी एनर्जी यूज़ करके चेयर्स हटानी पड़ेंगी। जब आप सारी चेयर्स हटा लोगे तो हो सकता है आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाओ, ड्रेन आउट हो जाओ, आपके अंदर वो जो 3 जूल की एनर्जी थी वो ख़त्म हो जाए। ये भी हो सकता है थोड़ी सी बच जाए, मतलब 2 जूल ख़त्म हो, 1 जूल बच जाए। लेकिन आइडियल सिनेरियो में हम ये कहेंगे कि भाई आपकी सारी एनर्जी बॉडी की ख़त्म हो गई है। तो सेम चार्जेस के साथ भी यही होता है कि जब चार्जेस ने या करंट ने रेजिस्टर में से गुजरना होता है तो रेजिस्टर उसको रोकता है। रेजिस्टर का नाम ही है ना रेजिस्टर, रेजिस्टेंस। क्यों रोकता है? वजह क्या है इसकी? क्योंकि इसके अंदर जो है वो बहुत सारे एटम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियल होता है इसके अंदर। और उस दिन जो हमने लैब में भी फर्स्ट डे जो रेजिस्टर यूज़ किया था, उसको मैंने आपको उसका नाम क्या बताया था उस रेजिस्टर का? किसी को याद है? कार्बन फिल्म रेजिस्टर, क्योंकि इसके अंदर कार्बन होती है बहुत सारी, और अगर इसकी रेजिस्टेंस बढ़ानी हो तो कार्बन के अंदर कोई इम्प्योरिटी डाल देते हैं, ऐसा मटेरियल जो कि इंसुलेटर होता है, फिर रेजिस्टेंस और बढ़ जाती है। और अगर रेजिस्टेंस कम करनी हो तो इस कार्बन के अंदर क्या करते हैं? कुछ ऐसा मटेरियल इम्प्योरिटी डालते हैं जिसकी रेजिस्टेंस बहुत कम हो, मेटल, कॉपर डाल देते हैं, या कोई और ऐसी मेटल के फ्रैगमेंट्स डाल देते हैं छोटे छोटे पाउडर्ड फॉर्म में, कि वो जब मेटल जाएगी उसके अंदर मिक्स होएगी तो मेटल की रेजिस्टेंस तो कम होती है, तो वहाँ से चार्जेस फिर आराम से मेटल के थ्रू आराम से गुजर जाएंगे, ठीक है? तो ये थोड़ी कंस्ट्रक्शन का होता है कि आपने होते सारे कार्बन फिल्म में, किसी कार्बन फिल्म रेजिस्टर की वैल्यू 10 ओम होगी, किसी की 1000 ओम होगी, 10,000 ओम होगी, 100,000 ओम भी हो सकती है। देखने में एक जैसे होंगे, आप कहेंगे भाई देखने में तो एक जैसे हैं, ये 10 है और ये 100,000 है, ये कैसे हो गया? तो जो 10 होगा जिसकी रेजिस्टेंस कम है, इसका मतलब है उसके अंदर उन्होंने कुछ कंडक्टिंग मटेरियल मिक्स किया हुआ है, मेटल कोई मिक्स की हुई है,
जिसकी वजह से वो कंडक्टिंग हो गया है और इसकी रेजिस्टेंस कम हो गई है। और अगर उसी की 100,000 है तो उसके अंदर क्या किया है, उसके अंदर कोई ऐसा इम्प्योरिटी मिक्स की हुई है कि जो नॉन कंडक्टिंग है, जो इंसुलेटर है, जिसकी वजह से उसकी रेजिस्टेंस बहुत इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो अब ये जो चार्ज यहाँ से मूव करेगा तो ये सारे जो एटम्स हैं उसके साथ ये चार्ज कलाइड करेगा। जब कलाइड करेगा तो इसकी एनर्जी वेस्ट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एवरी कोलिजन पे क्या होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इस तरह ये चार्ज अपनी 3 जूल की एनर्जी लूज करते 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 या यूज करते करते आगे जा रहा होगा। ठीक है, जब यहां ये पहुंच जाएगा इस जगह, तो आइडियल सिनेरियो में इसके पास एनर्जी जीरो होएगी। आइडियल सिनेरियो में, रियल टाइम में जीरो नहीं होएगी। कैन यू टेल मी कि रियल सिनेरियो में जीरो क्यों नहीं होएगी? जीरो क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर किसी के ज़हन में कोई आइडिया आ रहा हो। स्टिल इसने यहां पहुंचना है। ये जो वायर है, हम कहते हैं ये आइडियल वायर है, लेकिन ये आइडियल नहीं होती, इसकी भी थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस होती है। तो जो एनर्जी बच जाती है इसके पास, जब वो यहां से जा रहा होता है, उसने इसके लिए रखी होती है कि मैंने यहां से भी गुजर के जाना है, तो उधर भी उसे वर्क करना पड़ेगा। तो चूंकि जो ये जो वायर्स होती हैं, इनकी रेजिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट जीरो होती है, बट जीरो एग्जैक्टली नहीं होती। तो दैट्स वाई कुछ एनर्जी यहां बचती है कि जब इस वायर में से गुजरना है, उसकी भी रेजिस्टेंस होनी है, उसके अक्रॉस भी वोल्टेज लॉस होना है, उसे वर्क करना पड़ेगा जाने के लिए। दैट्स वाई जो है वो रियल टाइम में ये जीरो नहीं होता। जीरो अब क्यों होता है ये बताओ? हम जीरो किस केस में ले रहे हैं कि भाई बिल्कुल जीरो है? आइडियल सिनेरियो में। तो आइडियल सिनेरियो में हम क्या कहते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस क्या है? बिल्कुल जीरो है। आइडियल में बिल्कुल जीरो है कि भाई कोई वायर की रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो दैट्स वाई सारी एनर्जी यहां यूज हो जानी है। दिस इज आइडियल एंड दिस इज रियल, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट वायर्स ओवर हियर। ये वायर्स की बात हो रही है कि वायर्स की रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होती है, नॉट एग्जैक्टली जीरो बट ऑलमोस्ट जीरो रियल केस में, और जीरो होती है बिल्कुल आइडियल केस में। ओके, अब देखो, अगर मैं बेटा यहां वोल्ट मीटर लगाऊं, अच्छा वोल्ट मीटर वैसे यहां हमने लिखा नहीं है, लेकिन इसके लिए इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है टू मेजर पोटेंशियल, टू मेजर ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? वो इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर बेटा V से ऐसे हम बनाते हैं ये, और इसके भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं। द अदर डे आपने लैब में इसको यूज भी किया था, मल्टीमीटर। ठीक है, उसको V पे रख के आपने यूज किया था। तो अब देखो, अगर ये बैटरी का पॉजिटिव है तो मुझे इसी साइड पे वोल्ट मीटर का पॉजिटिव लगाना है, और अगर ये बैटरी का नेगेटिव है तो मुझे इसी साइड पे नेगेटिव लगाना है। देन इट विल टेल यू द पॉजिटिव वैल्यू। अगर आप इसको स्वाइप कर देते हो, लाइक ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कर देते हो, तो इट विल नॉट टेल यू द रॉन्ग वैल्यू, बट इट विल टेल यू द रॉन्ग पोलैरिटी। तो ये माइनस में आपको आंसर दे रहा होगा, वैल्यू सही दे रहा होगा फिर भी। ठीक है, तो ये अब क्या मेजर करेगा? ये मेजर करेगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर। कैसे मेजर करेगा? ये देखेगा कि यार जब मैं यहां लगाऊं तो यहां पे 1 कूलम के पास कितनी एनर्जी है। देखो ये जो चार्ज है 1 कूलम, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराएगा या इसके चार्ज को मूव कराएगा। ये वैसे बता रहा हूं, ये मतलब कोई उसमें एग्जाम में इस तरह बात नहीं पूछी जाती, लेकिन हमें खुद पता होना चाहिए कि हाउ वोल्ट मीटर वर्क्स। तो वोल्ट मीटर यहां से देखेगा कि यार मैं इधर कनेक्टेड हूं, इधर 1 कूलम के पास 3 जूल की एनर्जी है। फिर देखेगा मैं दूसरी साइड पे कनेक्टेड हूं, यहां 1 कूलम के पास कितनी एनर्जी है? 0। तो ये इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करके आपको शो कर देगा। दैट्स वाई इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मीन एनर्जी का डिफरेंस। पोटेंशियल का मतलब वैसे भी क्या होता है? एनर्जी होता है ना। पोटेंशियल का मतलब एबिलिटी, कैपेबिलिटी और एनर्जी टू डू समथिंग। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी से पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल इज एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी का डिफरेंस। तो ये जो वोल्ट मीटर है, ये 1 कूलम चार्ज में एनर्जी का डिफरेंस मेजर करता है रेजिस्टर के क्रॉस की कितना है। इधर देखता है 3 जूल है, उधर देखता है 0, तो ये आपको रीडिंग क्या देगा? ये आपको रीडिंग देगा 3 वोल्ट की। तो हम कहेंगे भाई इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? 3 वोल्ट है। इसी तरह अगर आपने ईएमएफ मेजर करनी है तो ईएमएफ के लिए आप क्या करोगे? लास्ट थिंग, ईएमएफ के लिए क्या करोगे? अगर मैं कहूं यार ईएमएफ मेजर करो, तो आपको ये वोल्ट मीटर कहां लगाना है? बैटरी के ऊपर।
क्या यहां लगा हुआ भी ये ईएमएफ बता सकता है या नहीं? नहीं बता सकता है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि देखो ये इधर लगा हुआ है, यहां से लेके बैटरी के पॉजिटिव तक कोई और रेजिस्टर नहीं है, नहीं है ना। और ये वायर आइडियल है, आइडियल मीन इसकी रेजिस्टेंस बहुत लो है। ये वाला टर्मिनल इधर लगा हुआ है, इस टर्मिनल से लेके बैटरी के नेगेटिव तक कोई और रेजिस्टर है, नहीं है ना। तो टेक्निकली आपने सिंगल रेजिस्टर पे जब लगाते हैं आप, तो ये दोनों काम करता है, ये आपको ईएमएफ भी बताता है और ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी बताता है। लेकिन अगर ज्यादा रेजिस्टर लगे हों, फिर आपने ये मेक श्योर करना है कि या तो बिल्कुल रेजिस्टर्स के एंड पे लगाओ और या फिर बैटरी के अक्रॉस लगाओ। तो आप इसको यहां भी लगा सकते हैं, इस जगह यहां लगा दो, मतलब इसका ये पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, तो दिस विल टेल यू द वैल्यू ऑफ ईएमएफ। एक ही बात है, सेम थिंग, क्योंकि देखो इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो जीरो है, तो इसका मतलब एक ही है, जगह सिर्फ डिफरेंट है। राइट? क्लियर? टाइम मेरा ख्याल हो गया। ओके।